हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ओके होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज़ शुरू की हुई है और आज हमारा क्लास 11th में जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक है, इसमें आज की हमारी क्लास में होने वाला है चैप्टर 5। इससे पहले 4 चैप्टर मैं करवा चुकी हूँ। जो स्टूडेंट देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ज्योग्राफी की पीडीएफ, जो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर एनसीईआरटी की जो प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो प्राकृतिक वनस्पति, अब इसमें क्या डाला हुआ है। आप कभी पिकनिक के लिए जंगल गए हो, शहर में रहते हो तो पार्क गए होंगे, गांव में रहते हैं तो नारियल के बगीचे में गए होंगे। आप प्राकृतिक और मानव रोपित वनस्पति में कैसे अंतर करते हो। जो पौधा, तो प्राकृतिक क्या होती है भाई, प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। प्राकृतिक वनस्पति मीन्स जो पौधा आपका नेचुरल रूप से उगता है, ठीक है। प्राकृतिक जो मानव रोपित वनस्पति में अंतर कैसे करेंगे। जो पौधा जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में अपने आप फलता है, फूलता है, और वही पेड़ आपके बगीचे में जब मनुष्य उसकी देखरेख करता है तब उगाते हैं, तो उसे मानव रोपित वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति से हमारा अभिप्राय उस पौधे समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है, ठीक है। मनुष्य का कोई रोल नहीं होता, अपने आप उगता है, अपने आप आगे बढ़ता रहता है। और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं, जैसे आपके हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती हैं। पश्चिमी घाट पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपके उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। इनको अभी आगे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, कौन से वन कैसे। डेल्टाई क्षेत्रों में आपके उष्ण कटिबंधीय वन और मैंग्रोव वन मिलते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी अनेक प्रकार की झाड़ियाँ, कैक्टस और कांटेदार वनस्पति पाई जाती हैं। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में जो वनस्पति है, इसमें कुछ क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। तो पूरे भारत के अंदर आप देखते हो अलग अलग टाइप के वन हैं, इसी प्रकार से भारत में अलग अलग टाइप की वनस्पति देखने को मिलती हैं। तो प्रमुख वनस्पति प्रकार और जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहला आता है इसके अंतर्गत वनों के प्रकार, और इसमें सबसे पहला आता है भाई उष्ण कटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन। तो सबसे पहले आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन। और नेक्स्ट आता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पतझड़ी वन भी इन्हें ही कहते हैं। पर्णपाती को पतझड़ी वन, यानी जो पतझड़ ऋतु में अपने पत्तों को गिरा देते हैं। नंबर 3 उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, जो आपके रेगिस्तानी इलाकों में होते हैं। पर्वतीय वन, जो हिमालय पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे भागों में होते हैं। वेलांचली और अनुपवन। तो ये 5 प्रकार के भारत में वन हैं। अब इन 5 प्रकार को पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे हम यहाँ पर। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां आपकी वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ का औसत वार्षिक टेम्परेचर भी 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही रहता है। उष्ण कटिबंधीय वन सघन और अनेक पत्तों वाले होते हैं, बहुत इतने अधिक गहरे होते हैं कि भाई सूर्य की रोशनी भी नीचे नहीं जा पाती। भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ होती हैं, कुछ बेलें होती हैं, लताएं होती हैं। वृक्षों की जो लंबाई होगी वो आपकी 60 मीटर या इससे भी अधिक हो सकती है। चूँकि इन पेड़ों के जो पत्ते हैं झड़ते हैं, फूल आते हैं और फल लगने का समय अलग अलग है हर वृक्ष का, इसी वजह से ये वृक्ष हमें हरे भरे दिखाई देते हैं। इसमें पाई जाने वाली जो वृक्षों की प्रजातियां हैं, रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी, ये सारी वृक्षों की प्रजातियां आपकी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों में ही देखने को मिलती हैं। तो सारा साल हरे भरे रहते हैं और इसी वजह से आपके जो ये वन हैं, टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, उष्ण और आर्द्र यानी सूखे और आर्द्र इलाकों में इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। तो अब थोड़ा भारत में देख लो आप, किस प्रकार की वनस्पति कैसे कैसे पाई जाती है भारत के अंदर। तो भाई भारत में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन, तो भाई आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, ये थोड़ा सा तमिलनाडु वाला हिस्सा, और ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य है। तो इनमें अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के और पश्चिम बंगाल, तो इनमें आपके ये
सदाबहार यानी घने वन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये वाला जो बीच वाला सारा एरिया है, यहाँ पर आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं इस वाले एरियाज में। थर्ड आता है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो रेगिस्तानी इलाका तो वही गुजरात आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, कुछ हरियाणा का पार्ट, कुछ पंजाब का पार्ट। नेक्स्ट पर्वतीय वन। तो ऊंचाई वाले भागों में पर्वतीय वन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ पे सिक्किम राज्य और इधर अरुणाचल प्रदेश। तो इन सब में आपका उस पर्वतीय वनों को देखा जाता है। वेलांचली और अनुपवन। वेलांचली यानी अनुपवन ये नदियों के डेल्टाई इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, यहाँ पे गोदावरी का डेल्टा, यहाँ पर कृष्णा का डेल्टा, यहाँ पे कावेरी का डेल्टा। तो नदियाँ के डेल्टा वाले इलाकों में इस प्रकार की वनस्पति ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये थे भारत में आपके अलग अलग टाइप के वन, कौन से राज्य में किस तरीके से भारत में वनस्पति पाई जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं जो हमारे अर्ध सदाबहार वन हैं, ये आगे और भी हैं इसकी विशेषताएं। तो वही जो आपके अर्ध सदाबहार वन हैं, इन्हीं क्षेत्रों से अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। यानी सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर और अर्ध सदाबहार पाए तो इन्हीं क्षेत्रों में जाते हैं, पर इनसे थोड़ी कम वर्षा वाले भागों में। ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। इनमें मुख्य वृक्ष आ जाते हैं साइडर, होलक और कैल। साइडर, होलक और कैल अर्ध सदाबहार वनों के एग्जाम्पल हैं ये। अंग्रेज भारत में वनों की आर्थिक महत्व को समझते थे, इसलिए उन्होंने इनका बड़े पैमाने पर दोहन करना भी शुरू कर दिया था। इससे वनों की संरचना भी बदलती चली गई। जो गढ़वाल है या जो कुमाऊं है, ये दोनों आपके उत्तराखंड राज्य में पड़ते हैं। तो गढ़वाल और कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ उगाए गए, जो रेल पटड़ी बिछाने के लिए आवश्यक थे। चीड़ के पेड़, चाय, कॉफी, रबड़, इनके बागान लगाने के लिए वनों को साफ कर दिया था अंग्रेजों ने। लकड़ी जो होती है वो ऊष्मारोधिक होती है, इसलिए अंग्रेजों ने इसका प्रयोग इमारत निर्माण में भी भरपूर मात्रा में किया और इस तरह से संरक्षण को भूलकर वनों का व्यापारिक इस्तेमाल शुरू होना आरंभ हो गया वनों का। अब इसमें जो नेक्स्ट वन आते हैं हमारे, तो ये थे हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, यानी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो भारतवर्ष में ये वन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो भाई हमारे भारत के अंदर सबसे अधिक मात्रा में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही देखने को मिलते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, क्योंकि मानसून के टाइम पर ये हरे भरे हो जाते हैं, इनमें कोपले फूट जाती हैं। वार्षिक वर्षा यहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर होती हैं। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और उष्ण पर्णपाती वनों में भी बांटा जाता है। नेक्स्ट आता है जो आर्द्र पर्णपाती वन है हमारे, वो आपके उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहाँ पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। तो भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, हिमालय के गिरिपद वाला एरिया, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों और उड़ीसा में इस टाइप की वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट जो सदाबहार, जो साल, इनके जो एग्जाम्पल आएंगे आर्द्र पर्णपाती वनों में, तो सागवान का वन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, सेलम, कुसुम, चंदन। तो मीन्स इस तरह के जो वनस्पतियां हमने भी देखी हुई होती हैं, काफ़ी पेड़ इनमें। तो इस प्रकार की प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है शुष्क पर्णपाती वन। तो ये उन भागों में पाई जाएगी जब वर्षा कम होती है, 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच। आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। आर्द्र एरिया की ओर तो ये आर्द्र पर्णपाती में मिल जाएंगे और शुष्क एरिया की ओर कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। ये वन प्रायद्वीप के अधिक वर्षा वाले भागों और यूपी और बिहार के मैदानी भागों में भी पाए जाते हैं। प्लेन एरिया में अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये वन पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं, जहां सागवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास भी होती है। शुष्क ऋतु जैसे ही आरंभ होती है तो इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदू, पलास, अमरतास, बैल, खेर, आपके तेंदू, प्लास, अमरताल, बैल, खेर, अक्सलवुड इत्यादि है। ये सारे के सारे वृक्ष आपके इसी तरह के पेड़ हैं, शुष्क पर्णपाती वनों में ही आते हैं। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा और अत्यधिक पशुचारण के कारण ही प्राकृतिक वनस्पति बहुत विरल है। तो ये आपकी थी पर्णपाती वन, जिन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। भारत में सबसे अधिक मात्रा में इसी टाइप की वनस्पति देखने को मिलती है। जल की उपलब्धता के आधार पर इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती, जो आपने देख लिया है।
नेक्स्ट आते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा आपकी 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में कई प्रकार के आपकी घास और झाड़ियां भी देखने को मिलती हैं। दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एमपी, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क जो क्षेत्र हैं वो सभी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इन वनों में जो पौधे होते हैं वो पूरे वर्ष प्रण रहित रहेंगे, तो उन पे पत्तियां नहीं होती इतने, और झाड़ियां जैसे लगते हैं। इनमें पाए जाने वाली जो प्रजातियां होती है जैसे बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलास, इस तरह की प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास भी उगती है, कांटेदार गुच्छ टाइप की एक लंबी घास भी उगती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके अर्ध शुष्क इलाके आ जाते हैं ज़्यादातर, जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। घास और झाड़ियाँ ही अधिकतर मिलती हैं। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी के अर्ध शुष्क एरिया इसमें शामिल किए जाते हैं। इनमें जो पौधे हैं वो पूरे वर्ष पराग रहित रहेंगे, पत्ते नहीं होते और झाड़ियों जैसे लगते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में। अब इसके बाद जो उष्णकटिबंधीय आपके कांटेदार वन थे, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वनों की बात करें तो भाई पर्वतीय वन ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे आपका टेम्परेचर कम होगा तो प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आ जाता है। इन वनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी, तो उसके साथ साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। हिमालय के गिरिपाद पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की हाइट पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, पर्वतीय वनों में उत्तर पूर्वी भारत की जो पहाड़ी वाला एरिया है और पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल का जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर चौड़े पत्ते वालों आपके ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें पर्वतीय वनों में शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वृक्ष भी पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिमी भागों में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति जैसे देवदार के वन भी पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण काम में इसका काफ़ी यूज़ होती है लकड़ी। इसी तरह चिनार और वालन जिनकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती हैं, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ब्लू पाइन और सप्रूस 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ब्लू पाइन और सप्रूस, इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है और इससे अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वन और चारागाह भी पाए जाते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर आपकी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो पर्वतीय वन अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग टाइप के वन इसमें पाए जाते हैं। इसमें जो आपके वन आते हैं पर्वतीय वनों के अंतर्गत सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, रोडेडेंड्रोन, आपको ये सारी वनस्पति है ना, ये सारे वृक्षों के नाम याद होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा निम्न में से जैसे सिल्वर किस टाइप का वन है, ऑप्शन में होगा पर्णपाती, आपका सदाबहार। ठीक है, तो इसी तरीके के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गुड्डी और भूटिया इन चारागाहों का पशुचारण के लिए भरपूर प्रयोग करते हैं। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर अधिक वनस्पति पाई जाती हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में आपकी टुंड्रा वनस्पति पाई जाती हैं, जहाँ पर मोस और लाइकेन जैसी वनस्पति पाई जाती हैं। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर टुंड्रा वनस्पति। ठीक है, आगे जो दक्षिणी पर्वतीय वन है मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं, एक तो पश्चिमी घाट में, दूसरा विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर। दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर पर्वतीय वन केवल प्रायद्वीपीय पार्ट्स में ही पाए जाते हैं और वहाँ पर जो आपके वन पाए जाएंगे, प्रायद्वीपीय जो वन पाए जाते हैं ना वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर जो आपके प्रायद्वीपीय वन पाए जाते हैं वो आपके पश्चिमी घाट के अंदर और विंध्याचल के अंदर और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं में देखने को मिलती हैं। ये श्रृंखलाएं उष्ण कटिबंध में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से जो हाइट है वो 1500 मीटर है। इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल,
तमिलनाडु, कर्नाटक। ये आपके दक्षिणी भारत में जो पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में देखने को मिलती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी एग्जाम में, ठीक है। नीलगिरी है, आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, पालनी की पहाड़ियाँ, तो इन पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं शोलास। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष जैसे मंगनोलिया, लेरेल, सिल्कोना और वैटल, इन सब का आर्थिक महत्व है। ये वन सतपुड़ा और मैकाल पर्वत श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। तो ये थे भैया आपके पर्वतीय, जो कि आपके उत्तरी भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में आपके तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे वेलांचली और अनुपवन। तो वेलांचली और अनुपवनों की बात करें तो भारत में इस प्रकार के वन आर्द्र और अनुप आवास पाए जाते हैं कुछ, जहाँ पर 70% भाग पर तो चावल की खेती हो जाती है, ठीक है, क्योंकि चावल को ज़्यादा पानी चाहिए और यहाँ की जो मिट्टी होती है वो इसी टाइप की होती है, दलदली टाइप। तो भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है। उड़ीसा में जैसे चिल्का हो गया, चिल्का झील भी है। भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क हो गया। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों के अधिवेशन, यानी आर्द्र भूमि से रिलेटेड अधिवेशन कौन सा है? रामसर अधिवेशन, जो कि आपका ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 से शुरू हुआ था और इसी के बाद से 2 फरवरी को आपका आर्द्र भूमि दिवस के रूप में भी बनाते हैं। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में सबसे पहला आयोजन हुआ था विश्व के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर आपके आर्द्र भूमियों से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो रामसर अधिवेशन है इसके अंतर्गत कुछ रक्षित जल कुक्कुट आवास भी हैं। अब जो आपकी भूमियाँ होती हैं, जो आपके ये इस तरह के वृक्ष हैं, वेलांचली और अनुप वृक्ष, तो इस तरह के जो वृक्ष होते हैं भाई, ये वृक्ष खारे जल वाली भूमि और या जैसे गुजरात और राजस्थान से पूर्व केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है, या फिर आपका जो मध्य प्रदेश की ताज़ा जल की झीलें या जलाशय हैं, भारत के पूर्वी तट पर डेल्टा या आर्द्र भूमि या फिर लैगून जैसे चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। गंगा के मैदान में ताज़ा जल वाले कच्छ क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान और उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय के गिरिपथ के कच्छ और अनुप क्षेत्र। कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियाँ, तो कश्मीर और लद्दाख की जो पर्वतीय झीलें और नदियाँ, अंडोबार और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप चापों के मैंग्रोव वन और दूसरे आर्द्र क्षेत्र। तो इस प्रकार के जो सारे ये एरियाज आते हैं ना, ये सारे के सारे आपके मैंग्रोव वन में, वेलांचली वनों में ही शामिल किए जाते हैं। मैंग्रोव लवण कच्छ और ज्वारीय संकरी खाड़ी, पंख मैदानों और जवारनद मुख के तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं मैंग्रोव लवण। इसमें बहुत से लवण न प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे भी होते हैं। बंधे जल और ज्वारीय प्रवाह की संकरी खाड़ियों से आड़े और तिरछे ये वन विभिन्न किस्म के पक्षियों को आश्रय भी देते हैं, ठीक है, उन्हें रहने के लिए आश्रय भी देती हैं। तो भारत में जो मैंग्रोव वन है 6740 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले हैं, जो विश्व के मैंग्रोव वन का 7% है। अंडोबार निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल की सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है भारत में मैंग्रोव वन। इसके अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इन नदियों के डेल्टाई भागों में भी मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण अब इनका संरक्षण कुछ आवश्यक हो गया है, क्योंकि तेजी से ख़त्म हो रहे हैं इस प्रकार के वन, मैंग्रोव वन, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट इसमें आता है, तो यहाँ पर आपके वन कंप्लीट होते हैं। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत में वना आवरण। तो भारत में वना आवरण की बात करें तो राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आपके भारत में 23.28% भाग पर वन है। 23.28% भाग पर भारत में वन है, जबकि नेशनल पॉलिसी के अनुसार कितने पर होने चाहिए? 30% भाग पर वन होने चाहिए, जो कि नहीं है। तो भारत में आपके वन क्या है भाई? कम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत में जो आंकड़ों के अनुसार वन एरिया या वास्तविक वन आवरण की बात करें तो भाई वन क्षेत्र राजस्व विभाग के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र है, चाहे वो वृक्ष हो या ना हो। जबकि वन आवरण क्या होता है? प्राकृतिक वनस्पति का एक झुरमुट होता है जो वास्तविक रूप से वनों से ढका होता है। तो वन आवरण मीन्स जो वास्तविक रूप से वनों से ढका रहता है। वन क्षेत्र ये आपका एक राजस्व विभाग होता है, एक ऐसा एरिया ले लेते हैं जहाँ पर कोई वन हो या ना हो, पर वन क्षेत्र बोल देते हैं उसको।
तो आपका जो वन क्षेत्र है ये तो राज्य के राजस्व विभाग से प्राप्त होता है, जबकि वन आवरण की पहचान वायु चित्र जो आपके एरियल फोटोग्राफी है और आपके सैटेलाइट से प्राप्त जो पिक्चर्स होती है उनसे प्राप्त की जाती है वन आवरण के फोटोज। भारत में 2001 में वास्तविक वन आवरण 20.55% था और इसमें से भी 12.6% भाग पर सघन वन और 7.8% भाग पर आपके कम सघन वन पाए जाते हैं। वन क्षेत्र और वन आवरण दोनों में ही राज्यवार विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वन क्षेत्र में भी वन आवरण में भी। लक्षद्वीप में वन क्षेत्र 0 है, ठीक है। लक्षद्वीप में आपका वन क्षेत्र क्या है, 0 है। वही अगर हम अंडोमान निकोबार में देखें तो 86.93% क्षेत्र वन के अधीन है। 10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्य मुख्य तौर पर देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित हैं, जहाँ पर आपका 10% से भी कम राज्य हैं। तो इसमें आता है राजस्थान, गुजरात, पंजाब, आपका हरियाणा भी इसी में आता है और दिल्ली भी, ठीक है, जहाँ पर 10% से भी कम वन हैं। पंजाब और हरियाणा के अधिकतर वनों को कृषि के लिए साफ कर दिया गया है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से हैं जिनके 10 से 20% भाग पर वन पाए जाते हैं, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में। प्रायद्वीपीय भारत में दादरी और नगर हवेली, तमिलनाडु और गोवा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में 20 से 30% भूमि वनों के अधीन है। प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो केवल तमिलनाडु, गोवा और दादरा नगर हवेली को छोड़कर बाकी सभी एरियाज में 20 से 30% भूमि वनों के अधीन है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 30% से भी अधिक भाग पर वन है। तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में 30% से अधिक भाग पर वन है। पर्वतीय, सतलाकृति और अधिक वर्षा वन विकास के लिए उपयुक्त होते हैं। अब इसमें जो आपके वन क्षेत्र हैं तो वन क्षेत्र की तरह वास्तविक वन आवरण में भी कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में 9.5% से अंडोमान निकोबार में 84.01% तक है। जम्मू कश्मीर में भारत में वन आवरण 9.5% है, जबकि अंडोमान निकोबार में 84.01। तो कहाँ 9 कहाँ 84.01, बहुत अधिक, दोनों में अंतर है। भारत में जो वनों का वितरण है ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि 15 राज्यों में कुल भूमि के 33% से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं, जो कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है, एक नीड है। वास्तविक वन आवरण के अधीन क्षेत्र के आधार पर राज्यों को 4 प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। वास्तविक वन आवरण के अधीन क्षेत्र के आधार पर राज्यों को 4 आपके उसमें बांटा जाता है, अलग अलग वनों के अंतर्गत। तो इसमें जैसे कि वन और जीवन, ये और पढ़ लो थोड़ा सा कि असंख्य जनजातीय लोगों के लिए वन एक आवास, रोजी रोटी और अस्तित्व है। ये उन्हें भोजन, फल और खाने लायक वनस्पति, शहद, पौष्टिक जड़ें और शिकार के लिए वन्य जीव भी देते हैं वन। और इसके साथ साथ आपके घर बनाने का सामान हुआ, कलाकारी की वस्तुएं भी देते हैं। जनजातीय समुदायों के लिए वनों की महत्ता सभी जानते हैं, क्योंकि ये उनके जीवन और उनकी आर्थिक क्रियाओं का आधार होते हैं वन। साधारणतः माना जाता है कि 2001 में भारत में 593 जिलों में से 187 जनजातीय जिले हैं, और ये जो जनजातीय जिले भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33.6% हिस्से पर हैं, परंतु देश का 59.8% वन आवरण केवल उन्हीं जिलों में पाया जाता है, जिससे पता चलता है कि जनजातीय जिले वन संपदा के धनी हैं, ठीक है। अब वनों और जनजाति समुदायों में घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। इनमें से एक का विकास दूसरे के बिना संभव बिल्कुल भी नहीं है। वनों के विषय में इनके प्राचीन व्यवहारिक ज्ञान को वन विकास में प्रयोग किया जा सकता है, और जनजातियों को वनों से गौण उत्पाद संग्रह करने वाले न समझकर उन्हें वन संरक्षण का भागीदार बनाना चाहिए। ये भाई सबकी थोड़ी थोड़ी थिंकिंग है, और आई थिंक सबको इस पर वर्क करना चाहिए, इस थिंकिंग पर। अब आपके जो वो कुछ एरियाज़ थे ना जहाँ पर वनों को बांटा गया था, तो वो एरियाज़ ये वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो यहाँ पे पढ़ लो आप। तो ये है वो एरियाज़, यहाँ पर आपके आते हैं अधिक वन संकेंद्रण वाले एरियाज़, जहाँ पर वनों का आवरण 40% से भी अधिक रहेगा। दूसरे मध्यम वन संकेंद्रण वाले, जहाँ पर 20 से 40, कम वन संकेंद्रण वाले 10 से 20, और अति कम वन संकेंद्रण वाले एरियाज़ 10 से भी कम। तो ये सारे के सारे 4 भागों में, 4 प्रकारों में बांटे थे। तो ये वही 4 प्रकार हैं वनों के आवरण को। नेक्स्ट आता है वन संरक्षण, कि वन संरक्षण कैसे करें, वन को कैसे बचाएं। तो भाई जो वन संरक्षण है, वनों को जीवन और पर्यावरण के साथ एक जटिल संबंध है। वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचाते हैं, और वनों के संरक्षण की मानवीय समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। फलस्वरूप भारत सरकार ने पूरे देश के लिए एक वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की थी। 1988 में उसमें कुछ और नई चीज़ें लाए, कुछ संशोधित किया। इस नई वन नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन,
सतत पोषणीय वन पर बल देगी, जिससे एक और तो आपके जो वन संसाधन हैं उनका संरक्षण और विकास किया जा सकेगा, और दूसरी ओर जो लोकल लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को, उनकी नीड्स को पूरा किया जा सकेगा। तो इस वन नीति के कुछ उद्देश्य हैं, तो उद्देश्य देख लो। हमारे देश के 33% भाग पर वन लगाना, जो कि वर्तमान राष्ट्रीय स्तर पर 6% अधिक है अब भी। ठीक है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और पारिस्थितिकी असंतुलन क्षेत्रों में वनों को लगाना। देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता और आनुवंशिक पुल का संरक्षण करना। मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण को रोकना। बाढ़ नियंत्रण करना, सूखा नियंत्रण करना। निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी और वनोरोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार करना। वनों की उत्पादकता बढ़ाना और वनों पर निर्भर जो आपकी ग्रामीण जनजातियां हैं उनको इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा, भोजन ये सब कुछ दिलवाना, और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना। पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना। इसमें महिलाएं भी शामिल हो ताकि वनों पर जो दबाव है वो कम पड़े। तो इस वन संरक्षण की नीति के तहत निम्न कदम, ये सारे ऊपर जो दिए गए ये सारे कदम उठाए गए हैं। क्लास सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरण, सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा, और ऊसर भूमि पर वृक्षारोपण यानी वन रोपण। मीन्स गांव ग्रामीण विकास की मदद के उद्देश्य से आपका जो वन है उनको कैसे प्रबंध किया जाए, उनकी सुरक्षा, और उसके अलावा जो आपकी ऊसर भूमि है उन पर कैसे वनारोपण को किया जाए। तो ये आपका अर्थ है सामाजिक वानिकी का। तो समाज से रिलेटेड है आपका, जैसे समाज के साथ अंतर संबंधित होकर वनों का प्रबंधन करना, उनकी सुरक्षा करना और अधिक से अधिक वनों को लगाना। तो ये होगा आपका सामाजिक वानिकी। अब राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 से 79 ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा। एक तो शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। तो ये क्वेश्चन आया था आपके एस्टेट पीजीटी लेवल पर पूछा हुआ था कि सामाजिक वानिकों में 3 वर्गों, जब सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में कब बांटा गया था, तो 1976 से 79 के बीच में। शहरों और उसके अर्ध गिर्द जो निजी और सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ जो जगह है, औद्योगिक और व्यापारिक स्थलों पर जैसे वृक्ष लगाना और उनका प्रबंध, ये सब कुछ आपका शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है। यानी आपकी सिटीज़ से रिलेटेड, सिटीज़ में कहीं पर भी वन लगाना, उनकी सुरक्षा, चाहे किसी भी एरिया में, तो वो सब कुछ आपका शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी, यानी ग्रामीण में फिर आपकी सेम वही चीज़ें रहेंगी। कृषि वानिकी करना आपका जो ग्रामीण में जैसे आपका चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी है, फलों का उत्पादन है, इन सब चीज़ों का एक साथ इनमें किया जाए चीज़ों को। समुदाय वानिकी, इसमें सार्वजनिक भूमि जैसे कोई गांव है, चारागाह है, मंदिर है, भूमि है, सड़कों के दोनों ओर कोई नहर किनारा है, रेल पट्टी के साथ पटड़ी है, विद्यालयों में पेड़ लगाना, तो ये सारी चीज़ें आपकी समुदाय वानिकी में आती हैं। ठीक है। तो मंदिर, कोई भूमि है उस पर पेड़ लगाना, गाँव की चारागाह में लगाना, सड़कों के दोनों ओर जो नहर है, नहर के किनारों पर पेड़ लगाना, और इसके साथ साथ रेल पट्टी के साथ पटड़ी और विद्यालयों में भी पेड़ लगाना, ये सब कुछ आपका समुदाय वानिकी में आता है। इसका उद्देश्य होता है कि भाई पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना, और इस योजना का एक उद्देश्य भूमिहीन लोगों को वानिकीकरण से भी जोड़ना है। इससे वो लाभ पहुंचाना जो केवल भूस्वामी को ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो आप समझ गए आपकी सामाजिक वानिकी का अगर संयुक्त रूप से मीनिंग की बात करें ना, तो एक मीनिंग यही बैठेगा कि भाई पूरे समाज को जोड़ देना वनों से। नेक्स्ट आता है फार्म वानिकी। फार्म वानिकी अंतर्गत, इसके अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले और दूसरे पेड़ भी लगाते हैं। वन विभाग इसके लिए छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे भी उपलब्ध कराता है, और इस योजना के तहत कई तरह की भूमि जैसे खेतों की जो मेड़े होती हैं, चारागाह होता है, घास स्थल वाला एरिया होता है, घर के पास कोई खाली ज़मीन पड़ी हुई है वो है, पशुओं के बाड़ों में भी जो पेड़ आदि लगाए जाते हैं वो सब आपके फार्म वानिकी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है वन्य प्राणी। आपने चिड़ियाघरों में पिंजरों में जंतु और पक्षी सबने देखे होते हैं। जो चिड़ियाघर गया है उसको सबको पता होता है चिड़ियाघर में तो पशु और पक्षी ही मिलेंगे। तो भारत में वन्य प्राणी एक महान प्राकृतिक धरोहर है। यह अनुमान लगाया जाता है कि विश्व के ज्ञात पौधों और प्राणियों की किस्मों में से
4 से 5% किस्में भारत में पाई जाती है। वर्ल्ड की सभी पौधों और किस्मों में से 4 से 5% हमारे केवल इंडिया में है। हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाए जाने का यहाँ पर कारण विभिन्न प्रकार का इकोलॉजिकल सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार का इकोलॉजिकल सिस्टम है और इसी की वजह से ही भारत में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। अब भारत में समय के साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र, मनुष्य ने अपने घरों के लिए, अपने आवास के लिए, मनुष्य ने अपनी क्रियाओं द्वारा ये सारी चीज़ें, इकोलॉजिकल सिस्टम प्रभावित हुआ और जो जैव प्रजातियां थी उनकी भी संख्या काफ़ी कम हो गई। तो कुछ जो जैव प्रजातियां थी उनके लुप्त होने कुछ कगार पर है और वन्य प्राणियों की जो संख्या है कम होने का प्रमुख कारण इस प्रकार है। औद्योगिकी और तकनीकी विकास के कारण वनों के दोहन की गति जो तेज हुई, खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों, खदानों, जलाशयों, इन सब के लिए जमीन से वनों को साफ किया गया। तो ये सब कुछ क्या है, ये मनुष्य द्वारा किए गए वो कार्य हैं जिनसे आपके वन प्रभावित हुए थे। ठीक है, जैसे आपके जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने चारे, ईंधन, इमारती लकड़ी के लिए वनों से पेड़ काटे और वनों पर दबाव पड़ाया। पालतू पशुओं के लिए नई चारागाहों की खोज में मनुष्य ने वन्य जीवों और उनके आवासों को नष्ट कर दिया। रजवाड़ों और संभ्रांत वर्ग ने शिकार को क्रीड़ा बनाया और एक ही बार में सैकड़ों वन्य जीवों को शिकार किया गया। इस तरीके से मतलब ये चीज़ें होती चली गई। व्यापारिक महत्व के लिए भी अभी भी पशुओं को मारा जा रहा है। जंगलों में आग लगने से भी वन और वन्य प्राणियों की प्रजातियां नष्ट हुई। तो यह महसूस किया जा रहा है कि राष्ट्रीय और विश्व प्राकृतिक धरोहर को बचाने और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन्य प्राणियों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दिशा में सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, तो बहुत सारे कदम उठाए हैं भाई। इस दिशा में आपकी बहुत सारी नीतियाँ लागू हुई है और बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया है अगर शिकार की बात करें तो उसे। नेक्स्ट आता है भारत में वन्य प्राणी संरक्षण। तो भारत में जो आपका वन्य प्राणी संरक्षण है, तो भारत में वन्य प्राणियों के बचाव की परिपाटी बहुत पुरानी है। पंचतंत्र और जंगल बुक, ये आपकी जो कहानियाँ थी, जंगल बुक की कहानी और पंचतंत्र की कहानियाँ, ये हमारे वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम का भी उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी कहानियाँ आपके वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करती है, तो जंगल बुक और आपकी पंचतंत्र की कहानियाँ। इनका युवाओं पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव है। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में पास हुआ था, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण और उनके रक्षण को कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। इस अधिनियम के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना तथा नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे जो संरक्षित एरियाज हैं उनको कानूनी सहायता प्रदान करना। इस अधिनियम को 1991 में पूर्णतः संशोधित कर दिया गया, जिसके तहत कठोर सजा का भी प्रावधान कर दिया गया है। तो ये सारी सरकार के ही तो काम है। तो और इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने और संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण का भी प्रावधान रखा गया। हम भारत देश में कहीं तो भारत में भैया अब आपके 92 नेशनल पार्क, परंतु अब तो ये एनसीईआरटी है ना, तो थोड़ा पुराना डेटा है, तो 1005 नहीं 105 नेशनल पार्क हो चुके हैं और 500 प्लस आपके वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं और 1.7 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ये फैले हुए हैं। तो वन्य प्राणी संरक्षण का दायरा काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इसके बाद इसमें मानव कल्याण की भी असीम संभावनाएं निहित है। यदि हम इस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हर व्यक्ति अपना इसका महत्व समझे, वन्य जीवों का, वन्य प्राणियों का और अपना योगदान दे। यूनेस्को ने मानव और जीव मंडल योजना, यूनेस्को के द्वारा शुरू हुई थी मानव और जीव मंडल योजना, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसके तहत भारत सरकार ने वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। टाइगर प्रोजेक्ट, जो कि एग्जाम में भी हद से ज़्यादा बार पूछा जाता है, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत में कब हुई, तो टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में भारत में शुरू हुआ था और प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992 में। और जैसी विशेष योजनाएं इस जातियों के संरक्षण और उनके बचाव के आवास के लिए ही चलाई जा रही है। और इनमें से जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 से चल रही है। इसका उद्देश्य क्या है, भारत में जो बाघ है उसकी जो जनसंख्या है उसका स्तर बनाए रखना, उसको घटने ना देना, जिससे वैज्ञानिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक ये सारे मूल्य बनाए रखे जा सकें। इससे प्राकृतिक धरोहर को भी संरक्षण मिलेगा और जिसका फ़ायदा लोगों को शिक्षा और मनोरंजन के रूप में भी फ़ायदा होगा। शुरू में यह योजना केवल 9 बाघ संचय आरक्षित क्षेत्र, यानी ऐसे 9 क्षेत्रों में ही चलाई गई, बाघ आरक्षित क्षेत्रों में, परंतु अब यह योजना 27 बाघ निश्चय क्षेत्रों में चल रही है। इसका एरिया 37,761 वर्ग किलोमीटर है। 17 राज्यों में अलग अलग बाघों की संख्या, अगर हम बात करें, बाघों की संख्या आपकी 1972 में 1827 थी, फिर 2001 और 2 में बढ़कर 3,642 हो गई थी। ठीक है,
अब यह योजना मुख्य रूप से आपके बागों पर केंद्रित है, परंतु फिर भी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पर जोर दिया जाता है। बागों की संख्या का जो स्तर है तभी ऊंचा रह सकता है जब पारिस्थितिकी तंत्र के जो विभिन्न जो आपके पोषण लेवल है ना, न्यूट्रिशन जो आपके लेवल्स हैं और इसकी जो आपके भोजन कड़ी है, उन सबको बनाए रखना, यानी आपकी जो लेवल संतुलित रहेंगे ना इकोसिस्टम के, तो अपने आप ये चीज़ें संतुलन में रहेंगी। तो इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कुछ और परियोजनाएं, जैसे आपकी मगरमच्छ, इसके अलावा जो भारत सरकार है उसने कुछ और परियोजनाएं भी चलाई है, जैसे मगरमच्छ, आपकी जो मगरमच्छ वाली परियोजना है जिसमें मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, मगरमच्छ को संरक्षण दिया गया, उनके प्रजनन की ओर ध्यान दिया गया। हंगुल परियोजना जो कि हिरन से संबंधित थी, हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना। तो इस तरह की अलग अलग परियोजनाओं को भी भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, जो कि आपके वन्य प्राणियों को संरक्षित करने से संबंधित थी। नेक्स्ट आता है जीव मंडल निश्चय। आप जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय आरक्षित क्षेत्र हैं। जीव मंडल निश्चय विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। यूनेस्को के द्वारा और मैब के द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत में भाई अब 18 हो चुके हैं जीव मंडल निश्चय क्षेत्र अलग अलग, और यहाँ पर 14 दिए हुए हैं क्योंकि ये थोड़ा पुराना डाटा है। इनमें से 4 जीव मंडल निश्चय हैं, जैसे नीलगिरी, आपके नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी। तो ये भारत के जो 4 वन्य जीव निश्चय हैं, इन्हें यूनेस्को के द्वारा जीव मंडल निश्चय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है सबसे पहले नीलगिरी जीव मंडल निश्चय क्षेत्र। तो इसकी स्थापना आपकी 1986 में हुई थी। भारत का सबसे पहला जीव मंडल निश्चय क्षेत्र है, सबसे पुराना भारत का। इस निश्चय में वायनाड वन्य जीव सुरक्षित क्षेत्र, नगलहोल, बांदीपुर, मद्दूमलाई, नीलुम्बर का सारा वन से ढका ढाल और ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली जो कि केरल में है, सिधुवानी पहाड़ियाँ, ये सब कुछ इसके अंतर्गत ही आता है नीलगिरी आपके जीव मंडल निश्चय क्षेत्र में। इस जीव मंडल निश्चय क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल तो नीलगिरी इस जीव मंडल का कुल क्षेत्र आपका 5520 वर्ग किलोमीटर एरियाज में पड़ जाता है। अब जो नीलगिरी वाला है ये भारत के अंदर दिए हुए हैं आपके जीव मंडल निश्चय क्षेत्र, इनको थोड़ा सा देख लो। जैसे भाई ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में आपका नंदा देवी आता है, और नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है। पंचमढ़ी आपका अचन कमर या अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। सिमलीपाल ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। उसके अलावा डिब्रू सखोवा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। मानस आपका भैया असम में पड़ता है। मानस के साथ साथ असम में एक और आता है काजीरंगा, ये दोनों बहुत फेमस है, एग्जाम में ये दोनों बहुत आते हैं, काजीरंगा। नाकरेक आपका मेघालय में पड़ता है। कंचनजंगा पड़ता है। दिहांग और दिबांग ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। नीलगिरी, अगस्त्य मलाई, मन्नार की खाड़ी, तो साउथ में ये तीनों। तो वैसे तो भारत के अंदर 18 आपके जीव मंडल निश्चय क्षेत्र है, और मैंने अपने चैनल पर आपको एक वीडियो के अंदर अच्छी तरह डिस्क्राइब करवा रखा 18 के 18 भारत के अंदर कौन कौन से जीव मंडल निश्चय क्षेत्र है। तो आप वहाँ से एक एक निश्चय क्षेत्र को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे करते हैं। तो आगे आता है इसमें आपके नीलगिरी जीव मंडल क्षेत्र जो है निश्चय एरिया है, इसमें आपकी आगे काफ़ी विशेषताएं आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपकी मानवीय क्रियाएं कम प्रभावित प्राकृतिक वनस्पति और सूखी झाड़ियाँ जैसे शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं। अर्ध सदाबहार वन मिलते हैं। आर्द्र सदाबहार वन मिल जाते हैं। सदाबहार सोलास के वन मिल जाते हैं। घास के मैदान और दलदल, ये सारी की सारी चीज़ें आपके नीलगिरी जीव मंडल निश्चय क्षेत्र में, जो कि भारत का सबसे पहला जीव मंडल क्षेत्र है। यहाँ पर 2 संकटापन्न प्राणी प्रजातियाँ नीलगिरी ताहर और शेर जैसी दुम वाले बंदर की भी सबसे अधिक संख्या पाई जाती हैं। नीलगिरी निश्चय में हाथी, बाघ, गोर, सांभर, चीतल जानवरों की दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा संख्या और कुछ संकटापन्न और क्षेत्रीय विशेष पौधे भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में कुछ ऐसी जनजातियों के आवास भी स्थित होते हैं जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य करके रहने के लिए विख्यात होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। इस जीव मंडल की जो सतला करती है वो उबड़ खाबड़ है और समुद्र तल से ऊंचाई 250 मीटर से 2650 मीटर तक है आपके नीलगिरी जीव मंडल निश्चय क्षेत्र की। और पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले 80% फूलदार पौधे इसी निश्चय में ही मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नंदा देवी जीव मंडल निश्चय क्षेत्र, जो कि भारत के उत्तरांचल या उत्तराखंड का ही नाम उत्तरांचल है और इसे ही उत्तराखंड भी कहते हैं, तो इसमें स्थित है। इसमें आपका चमोली आ जाता है, अल्मोड़ा आ जाता है, पिथौरागढ़ आ जाता है, बागेश्वर आ जाता है। तो ये सारे के सारे
एरियाज इसमें शामिल होते हैं। यहाँ पर मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं और यहाँ पर जो प्रजातियाँ पाई जाती है उसमें सिल्वरवुड, लैटिफोली और ऑर्चिड और रोडोडेंड्रोन ये सब कुछ शामिल होते हैं। इसके अलावा इस जीवमंडल निश्चय में कई प्रकार के वन्य जीव जैसे हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड एंड पार्ड, लियोपार्ड एंड काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज और काला बाज, तो इस तरह की जो आपकी प्रजातियां वन्य जीवों की वो देखने को यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्रों को मुख्य खतरा संकटापन्न पौध प्रजातियों को दवा के लिए इकट्ठा करना और दवा और पशुओं का व्यापारिक उद्देश्य के लिए शिकार से, तो इस तरह की चीज़ों से यहाँ पर काफ़ी संकट बना हुआ है, क्योंकि कुछ पौधों की प्रजातियों का दवाइयों के लिए यूज़ होता है, उसके अलावा कुछ पशुओं का भी व्यापारिक उद्देश्य से यूज़ होता है, उसका शिकार किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है सुंदरवन वन जीव अभ्यारण्य या वन्य जीव निश्चय क्षेत्र। यह पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के दलदली एरियाज में आता है और यह एक आपका विशाल क्षेत्र है सुंदरवन वाला और काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर जो आपके वन देखने को मिलते हैं, मैग्रोव वन, अनूप वन और वनाछिद द्वीप पाए जाते हैं। सुंदरवन लगभग 200 रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है। सुंदरवन डेल्टा सुंदरवन वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र। यहाँ पर जो मैग्रोव वृक्षों की उलझी हुई विशाल जड़ समूह, ये जो जड़ें होती है ना मैग्रोव वनों की, कुछ इस तरीके की जड़ें होती है तो आपस में उलझी रहती हैं, ठीक है। तो ये जो जड़ समूह है मछली से सिम्प्र तक को आश्रय देती हैं और इन मैग्रोव वनों में 170 से भी अधिक पक्षियों की प्रजातियां देखने को अलग अलग मिलती हैं। नेक्स्ट आता है स्वयं को लवणीय और ताज़ा जल पर्यावरण के अनुरूप ढालते हुए बाघ पानी में तैरते हैं और चीतल भौंकने वाले मृग यहाँ देखने को मिलते हैं आपके सुंदरवन में, या बार्किंग डियर और जंगली सुअर और यहाँ तक कि लंगूरों जैसे दुर्लभ शिकार भी यहाँ लोग कर लेते हैं। सुंदरवन के मैग्रोव वनों में हेरिशियारा फोमिज जो कि बेशकीमती इमारती लकड़ी है वो भी पाई जाती है, तो इसको आप इसका नाम याद रखोगे, हेरिशिएरा। नई चीज़ सुनने को मिली है, हेरिशिएरा नाम की इमारती लकड़ी, हेरिशिएरा फोमिज नाम की बेशकीमती इमारती लकड़ी आपके सुंदरवन डेल्टा में ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है मन्नार की खाड़ी का वन्य जीव अभ्यारण्य। और मन्नार की खाड़ी की बात करें तो इसका जो वन्य जीव मंडल निश्चय लगभग 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर पड़ता है। ये तो भारत का जो ये वाला पार्ट है ना, दक्षिण पूर्वी तट पर, वहीं पर पड़ता है मन्नार की खाड़ी। और भारत की समुद्री जीव विविधता के मामले में यह क्षेत्र विश्व के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक माना जाता है। इस जीवमंडलीय निश्चय क्षेत्र में 21 आपके आइलैंड है और इन पर अनेक ज्वारनदमुख, पुलीन और तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, परवाल द्वीप, लवणीय अनूप और मैग्रोव पाए जाते हैं। यहाँ पर आपके 3600 पौधे और जीवों की संकटापन्न प्रजातियाँ भी देखने को मिलती हैं, जैसे समुद्री गाय, ठीक है। और इसके अतिरिक्त भारतीय प्रायद्वीप में आपकी 6 मैग्रोव प्रजातियाँ भी संकटापन्न हैं अलग अलग। अब ये आपका कुछ देखो यहाँ पर वन्य जीव क्षेत्रों के नाम है, 14 के नाम दिए हुए हैं, तो काफ़ी 18 हैं ये। नीलगिरी है जो कि भारत का सबसे पहला है, नंदा देवी उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय में पड़ जाता है, मानस आपका असम में पड़ता है और सुंदरवन हमारा पड़ता है पश्चिम बंगाल में, मन्नार की खाड़ी साउथ में पड़ जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, सिमलीपाल उड़ीसा में, डिब्रू सखोवा अरुणाचल प्रदेश, दिहांग और दिबांग ये भी अरुणाचल प्रदेश, कंचनजंगा अरुणाचल प्रदेश, पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश, अगस्त्य मलाई ये भी हमारा साउथ में पड़ जाता है, अचन कमार या अमरकंटक, अगस्त्य मलाई केरल और अचन कमार और अमरकंटक ये मध्य प्रदेश। तो इनके अलावा भी 4 और आपके वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र हैं जिनको आप बुक्स में से पढ़ लेना। और उसके अलावा आपके ये कुछ वही हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं साथ के साथ, या आप खुद करना, इन क्वेश्चंस को आपके लिए छोड़ देती हूँ मैं, ठीक है। तो पहले चंदन वन किस तरह के वनों का एग्जाम्पल है, तो बताइए भाई, चंदन वन सदाबहार है, पर्णपाती है, कांटेदार है, डेल्टाई है, तो आप बताओगे इसको। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर किस उद्देश्य से शुरू किया गया, क्या दिक्कत आ गई थी जो प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया। नंदा देवी जीव मंडल निश्चय क्षेत्र किस प्रांत में है, तो आप ही बताना। निम्न में से भारत के कितने जीव मंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, तो इसको भी आप बताओगे। वन नीति के अंतर्गत वर्तमान में निम्न में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस के जो जवाब हैं ये आपके ऑप्शनल हैं और इन सब के जवाब आप दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फिर मिलेंगे, तब तक आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ लेना। और आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन, अब अचीवर्स अकेडमी ऐप पर आपका
पीजीटी और नेट लेवल का जियो का जो पेड कोर्स है वो अवेलेबल है। जो स्टूडेंट नेट की तैयारी करना चाहते हैं या पीजीटी की बेटर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो वो वहाँ से पेड कोर्स खरीद सकते हैं। आज की क्लास में हम अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं 11th की, और इस बुक में आज आपका चैप्टर रहेगा 6 अध्याय 6 जिसका नाम है सॉइल यानी मृदा मिट्टी। तो आज की क्लास में आप मिट्टी को पूरा डिटेल से स्टडी करोगे और ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिट्टी से क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास मिट्टी मृदा। तो क्या यहाँ पर कुछ आपको दिया हुआ है, क्या आपने थोड़ा जूम कर लेते हैं चीज़ें ताकि क्लियरली दिखेंगी हमें फिर, ओके, नहीं तो काफ़ी छोटा छोटा हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक के बारे में सोचा है जो धरातल पर हमारे पेड़ों को, घास को, फसलों और जीवन के अनेक रूपों का पोषण करती है? तो इन सब का पोषण हमारी मिट्टी ही करती है। मिट्टी के बिना आपका कोई भी घास का एक तिनका भी नहीं उग सकता। जलीय प्रकृति के जो पौधे हैं और प्राणी हैं जो जल में जीवित रहते हैं, परंतु क्या वे जल के द्वारा मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण नहीं करते? आप अनुभव कर सकते हैं कि मृदा भूपल्टी यानी आपकी क्रस्ट की सबसे ऊपरी परत है। यह एक मूल्यवान संसाधन है। हमारा जो अधिकतर भोजन है, हमारे जो वस्त्र हैं, मिट्टी में उगने वाली भूमि आधारित फसलों से ही प्राप्त होता है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिस मिट्टी पर निर्भर करते हैं उसका विकास हजारों वर्षों में होता है। अपक्षय और कर्मण की विभिन्न जो कारक है जनक सामग्री पर कार्य करके मिट्टी की एक पतली सी परत का निर्माण करते हैं। मिट्टी, शैल, मलबा और जैव सामग्री इन सब का क्या होती है? मिश्रण होते हैं, यानी आपकी चट्टानों का, मलबे का और जैव सामग्री का मिला जुला रूप होती है मिट्टी। पृथ्वी की सतह पर विकसित होती है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक आते हैं जिसमें आपके जैसे ऊंचावच है, यानी आपका धरातल कहाँ से कैसा है वो चीज़, जनक सामग्री है किसके द्वारा मिट्टी का निर्माण हुआ है, आपकी क्लाइमेट है, वनस्पति है और अन्य जीव रूप और टाइम। ये सभी प्रमुख कारक है जो एक मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। कई बार ऊंचावच, आपका जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति, अन्य जो जीव रूप है और समय, ये सब मानवीय क्रियाएं भी, और इनके साथ साथ मानवीय क्रियाएं भी काफ़ी हद तक मिट्टी को प्रभावित करती हैं। मृदा के जो घटक हैं खनिज कण, ह्यूमस, जल तथा वायु होते हैं। इनमें से प्रत्येक की वास्तविक मात्रा मृदा के प्रकार पर ही निर्भर करती है। कुछ मिट्टियों में तो एक या उससे अधिक घटक कम मात्रा में होता है, जबकि अन्य कुछ मिट्टियों में इस घटक का जो संयोजन है भिन्न प्रकार का पाया जाता है। क्या आपने वन महोत्सव मनाते समय अपने स्कूल के मैदान में वृक्ष लगाने के लिए कभी गड्ढा खोदा है? ये तो आपसे क्वेश्चन पूछा है इस तरीके से। मीन्स इस पैराग्राफ में क्या कहा गया कि मिट्टी हमारी क्रस्ट का पार्ट है, हमारी भूपट्टी की ऊपरी परत है, एक ऐसा संसाधन है जिस पर से हम पेड़ पौधे और हमारे लिए जीवन जीने के लिए भी एक इम्पोर्टेंट साधन के रूप में मानी गई है। उसके अलावा मिट्टी शैल, मलबा और जो आपकी जैव सामग्री है उनसे बनती हैं, और कुछ कारक भी है जो इसको प्रभावित करते हैं, जैसे ऊंचावच। मान लो कहीं पर आपका स्ट्रोंग सा ऊंचावच है, मीन्स पत्थर हैं, और इस तरह के इलाके में जहाँ पथरीला होता है, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर, तो वहाँ पर आपकी मिट्टी का निर्माण होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जनक सामग्री, क्लाइमेट, जलवायु भी प्रभावित करती है, वनस्पति भी, तो सारी चीज़ें प्रभावित करती है मिट्टी को। आगे चलते हैं। और तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्या आपने भाई पेड़ वगैरह लगाने के लिए कभी गड्ढा खोदा है? तो आपने इस गड्ढे में देखा होगा कुछ मिट्टी की परतें थी समरूप, और इसी शीर्ष से लेके तली तक, यानी ऊपरी भाग से तली तक मिट्टी के जो रंग है वो अलग अलग थे। ये वाला जो पैराग्राफ है ना, अब ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आजकल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने लगे हैं। यदि हम भूमि पर एक गड्ढा खोदें और मिट्टी को देखें तो हमें मिट्टी की 3 परतें दिखाई देती है, जिसे कहते हैं संस्तर। ठीक है, का संस्तर यानी का परत, जिसमें ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। यहाँ पर जो पौधों की ग्रोथ के लिए अनिवार्य जो जैव पदार्थ हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, जो पोषक तत्व हैं और जल, इन सब के संयोग से मिट्टी बनती है। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला पार्ट जहाँ पर हमारे पौधों के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट ये का वाला ही होता है, और हमारे खनिज पदार्थ भी यहीं पर होते हैं, और पोषक तत्व भी और जल भी। खा संस्तर
कै के और गै के बीच वाला संक्रमण खंड है, यानी ऊपर आपका कै, नीचे आपका गै और बीच में क्या, ख। ठीक है, तो ख आपका कै और गै के बीच वाला पार्ट है, जिसे नीचे और ऊपर दोनों ओर से ही पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं। खनिज पदार्थों का अपक्षय स्पष्ट नजर आता है। जो खनिज पदार्थ हैं उनका अपक्षय, यानी अपक्षय मीन्स क्या होता है, वेदरिंग। जब चीज़ें यानी जब कोई भी चट्टान अपने ही स्थान पर टूटने लगती है तो उसे कहते हैं अपक्षय। गा संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से होती है और ठीक है, तो उसके बाद यह परत मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है। अतः अगर आपसे एग्जाम में पूछे भाई मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में, प्रोसेस में प्रथम अवस्था कौन सी होती है, का खा गा डाले तो गा संस्तर सबसे पहली अवस्था होती है जहाँ पर आपकी मिट्टी का निर्माण होना शुरू होता है, फिर खा में जाएगी, फिर का में जाएगी और अंततः ऊपर की दो परत इसी से बनती है। पौधों की इसी अवस्था को मृदा परिच्छेदिका भी कहा जाता है। इन तीन संस्तरों के बीच एक चट्टान होती है जिसे जनक सामग्री या आधारी चट्टान भी कहा जाता है। मृदा जिसका एक जटिल और भिन्न अस्तित्व है, सदैव मृदा वैज्ञानिकों को आकर्षित करती रही है। इसके महत्व को समझने के लिए आवश्यक है कि हमें मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन भी करना चाहिए। तो मिट्टी का जो वर्गीकरण है इसी लक्ष्य को प्राप्त करने का एक प्रयास है। तो देखो यहाँ पर हमने जितनी भी आपके लेवल्स पढ़े थे मिट्टी के बनने के, ऊपर की दो परतें इसी से बनती है, परतों की ये इनको संयुक्त रूप से मृदा परिच्छेदिकाएं कहते हैं। 3 लेवल्स हैं, तीनों लेवल को इकट्ठा करके आपकी सोइल प्रोफाइल के नाम से ये जानी जाती हैं। उसके साथ साथ इनके नीचे जो चट्टान होगी ना, इन 3 संस्तरों के नीचे, उसको जनक चट्टान या आधारी चट्टान कहेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट आता है मृदा का वर्गीकरण, यानी आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के उच्चावच, भू आकृति, जलवायु, परिमंडल और वनस्पतियां पाई जाती हैं और भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियों के विकास में भी इनका योगदान रहा है। ठीक है, इनका योगदान रहा है। प्राचीन काल में जो मिट्टी है, मिट्टी को 2 वर्गों में बांटा जाता था। प्राचीन काल में 2 भागों में, एक तो ऊअर जो उपजाऊ थी, एक उसर जो आपकी अनुपजाऊ थी, मीन्स उसमें उपजाऊ क्षमता नहीं थी, कृषि खेतीबाड़ी नहीं होती थी। 16वीं शताब्दी में जो मृदा का वर्गीकरण, उसकी कुछ विशेषताएं, जो बाह्य लक्षण जैसे गठन है, किस प्रकार का रंग है, ढाल कैसा है, मिट्टी में नमी की मात्रा, तो इन सब के आधार पर 16वीं शताब्दी में मिट्टी का वर्गीकरण किया जाता था। गठन के आधार पर जो मिट्टी है वो आपके ये इस प्रकार की थी, एक बलुई, एक मरणमीय, पानसू और दोमट मिट्टी। तो ये लोकल व्यक्तियों द्वारा लिए गए नाम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रंग के आधार पर। रंग के आधार पर लाल, पीली और काली मिट्टी। लाल, पीली, अभी आगे चल के इन सारी मिट्टियों को पढ़ेंगे कौन सी मिट्टी कैसी होती है। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक संस्थानों द्वारा मिट्टी के वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी किए गए। 1956 में स्थापित भारत के मृदा सर्वेक्षण विभाग ने दामोदर घाटी जैसे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मिट्टियों के व्यापक अध्ययन किए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी फुल फॉर्म याद रखोगे, ICAR। ठीक है, ICAR क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसके तत्वाधान में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो ने भारत की मिट्टियों पर बहुत सारे अध्ययन किए। मिट्टी के अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे तुलनात्मक बनाने के प्रयासों के अंतर्गत ICAR ने भारतीय मिट्टियों को उनकी प्रकृति, उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया। तो भारतीय मिट्टी को किसने बांटा, ICAR ने, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। और यह वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA मृदा वर्गीकरण पद्धति पर ही आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ नाम दिए हुए हैं, ये आपके USDA ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो मिट्टियाँ हैं उन मिट्टियों का वर्गीकरण दिखाया है। एसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, एफिसोल्स, वर्टिसोल्स, एरिडीसोल्स, अल्टीसोल्स, मोलिसोल्स और कुछ अन्य। तो ये हैं, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में एसेप्टिसोल्स 39.74। तो भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण भी इन्हीं के आधार पर ही हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा, भारत में देखेंगे अब हम कौन कौन सी मिट्टियां हैं। तो भारत के अंदर अगर हम बात करें तो उत्पत्ति, रंग, संयोजन और अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियां इस प्रकार की है: जलोढ़, काली, लाल, पीली, लैटराइट, शुष्क, लवण, पिटमय और वन। यानी भारत में कुल टोटल कितनी मिट्टियां हैं, 8। भारत में 8 मुख्यतः मिट्टियां देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आती है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती हैं। तो आपका जो उत्तरी मैदान है, गंगा, यमुना, गंगा
सतलुज का जो मैदान है उस मैदान में आपकी जलोढ़ मिट्टी का मैदान कहते हैं उसे। हमारे देश के कुल क्षेत्रफल के 40% भाग को आपकी यही जलोढ़ मिट्टी घेरे हुए है और ये एक प्रकार की निक्षेपण मिट्टी है। कैसी? निक्षेपण। निक्षेपण मीन्स नदियाँ अपने साथ जो गाद लाई थी, कोई चिकनी मिट्टी या छोटे छोटे जो महीन कण लाई थी, उन सबको जमा कर देती है इस प्लेन मैदान में, इसीलिए इसे निक्षेपण कहते हैं, डिपोजिशन, जिसे नदियों ने, सरिताओं ने वाहित और निक्षेपित किया है। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई ये मिट्टियाँ गुजरात के मैदान में फैली मिलती हैं। प्रायद्वीपीय प्रदेश में ये पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाई और नदियों के घाटियों में भी पाई जाती हैं। जलोढ़ मृदाएं गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति में पाई जाती है। तो कुछ कुछ दोमट मिट्टी के लक्षण होते हैं, कुछ चिकनी मिट्टी के भी होते हैं। इसमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। गंगा का जो ऊपरी मैदान है और मध्यवर्ती मैदान है वहाँ पर इसे खादर कहते हैं। खादर और बांगर नाम की दो अलग अलग मिट्टियाँ भी विकसित हो गई है। खादर क्या होते हैं? जहाँ पर आपकी प्रतिशत यानी प्रतिवर्ष बाढ़ है, जो बाढ़ के द्वारा अपने साथ लाई गई मिट्टी का नया जलोढ़ हो जाएगा। मीन्स जब भी बाढ़ आती है तो बाढ़ जब जाती है तो उसके बाद देखते हैं तो एक आपकी मिट्टी की एक परत सी जम जाती है जो कि बहुत उपजाऊ मानी जाती है और यही महीन गाद होने के कारण जो मिट्टी की उर्वरता है वो बढ़ जाती है। जबकि जो बांगर होते हैं वो पुराने जलोढ़ मैदान होते हैं, यहाँ पर कभी भी आपकी बाढ़ नहीं आती, बाढ़ मैदानों से बहुत दूर होता है। खादर और बांगर मिट्टी में कैल्शियम संग्रथन और कंकड़ पाए जाते हैं। निम्न और मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटियों में ये मिट्टियाँ अधिक दोमटी और मृणमय हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इनमें बालू की जो मात्रा है वो घटती जाती है। जलोढ़ मिट्टियों का जो रंग है हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। इनका रंग निक्षेपण की गहराई पर निर्भर करता है, जलोढ़ के गठन पर और निर्माण में लगने वाला जो टाइम है उस पर निर्भर करता है। तो जलोढ़ मिट्टियों में आपकी गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि मीन्स जो जीवन निर्वाह के लिए कृषि की जाती है, जिसमें गेहूँ, चावल, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बोई जाती है ताकि अपना जीवन का निर्वाह किसान अच्छी तरीके से कर सके। तो गंगा का मैदान इसके अंतर्गत आ जाता है, गंगा सतलुज का मैदान जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत। और बांगर और खादर आपके नए मैदान, नए कछारी मैदान, नए जलोढ़ मिट्टी के मैदान जहाँ पर हर साल बाढ़ आती है। बांगर आपके पुराने जलोढ़ मिट्टी के मैदान। आगे चलते हैं। काली मृदाएं। काली मृदा, काली मिट्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देखते हो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है काली मिट्टी से। तो अभी देख लेते हैं क्या होती हैं। काली मिट्टियाँ दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती है और भारत में दूसरे नंबर की सबसे अधिक एरिया पर पाई जाती है। दूसरे नंबर पर काली मृदाएं। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भी कुछ भाग आते हैं। तो ये कुछ राज्य दिए हैं। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों में और दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी का दूसरा नाम है रेगर और कपास वाली काली मिट्टी भी इसे कहते हैं, क्योंकि जो कपास है, कपास की खेती इस मिट्टी में सबसे अच्छी होती है, इसलिए कपास वाली काली मिट्टी के नाम से भी जानी जाती हैं। काली मिट्टी ऐसी होती है मिर्द में, यानी बहुत ही बारीक और गहरी और अपारगम्य होती है। जब ये गीली हो जाएगी तो गीली होने के बाद ये फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती हैं। सूखने पर फिर ये सिकुड़ जाती हैं और शुष्क ऋतु में इस मिट्टी में आपकी चौड़ी चौड़ी दरारें भी पड़ जाती है और इसी वजह से इसे सवाता जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। नमी का ये धीमे धीमे अवशोषण करती है, यानी पानी को धीरे धीरे पीती है और नमी के क्षय की इसी विशेषता के कारण काली मिट्टी में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। तो ये पिक्चर देख लो, ये आपकी काली मिट्टी की ही पिक्चर है। शुष्क ऋतु में इसमें इस तरह की दरारें पड़ जाती है काली मिट्टी के अंदर। अब नेक्स्ट आता है, इसके कारण जो फसलें हैं वो भी विशेष रूप से जो वर्षाधीन फसलों को शुष्क ऋतु में नमी मिलती रहती है और वे फलती फूलती रहती है। जो फसलें हम काली मिट्टी में बोते हैं तो सूखा भी आता है तब भी उनको नमी मिलती रहती है हल्की फुल्की। नेक्स्ट आता है रासायनिक दृष्टि से जो काली मिट्टी है उसमें चूने की, लोहे, मैग्नीशिया और एल्यूमिनिया के जो तत्व हैं काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें पोटास की मात्रा भी अधिक पाई जाती है, लेकिन इनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। इस मिट्टी का जो रंग है गाढ़े काले और स्लेटी रंग के बीच की विभिन्न आभाओं का होता है।
ओके। नेक्स्ट आता है लाल और पीली मिट्टियाँ। लाल मिट्टी का जो विकास हुआ है दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां आपकी रेवेदार आग्नेय शैलें पाई जाती है, आग्नेय चट्टानें देखने को मिलती हैं। पश्चिमी घाट के गिरिपथ क्षेत्र की एक लंबी पेटी में लाल दुमिट्टी मिट्टी पाई जाती है। पीली और लाल मृदाएं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में भी पाई जाती हैं। इस मिट्टी का जो लाल रंग है वो रवेदार और कायांतरित, जो आपकी रवेदार है और कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक विचरण के कारण होता है। जल योजित होने के कारण यह पीली भी दिखाई देती है कहीं पर, तो इसलिए इसे लाल और पीली दोनों नामों से जाना जाता है। महीन कणों वाली होती है और ये मिट्टी आपकी उर्वर होती है। इसके विपरीत मोटे कणों वाली उच्च भूमियों की जो मिट्टी है वो अनुउर्वर होती हैं। तो लाल और पीली जो महीन कणों वाली होगी वो तो उपजाऊ होगी, मोटे कणों वाली अनुपजाऊ होती हैं। इसमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी रहती है लाल और पीली मिट्टी में। नेक्स्ट आती है लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी इस एक लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। और लैटराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, लैटराइट जो मिट्टी है उच्च तापमान और भारी वर्षा उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी विकसित होती है, तो लैटराइट मिट्टी। ये मिट्टियां उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम होती हैं। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो ही जाती हैं, लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर कुछ मिट्टी आपकी शेष रह जाती हैं। ऊंचे तापमान में आसानी से पनपने वाली जो जीवाणु हैं ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं और इस मिट्टी में आपके जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि ये ऊंचे तापमान वाली मिट्टी है ना, इसी वजह से। लोहा ऑक्साइड, पोटास की अधिकता अधिक रहती है लैटराइट मिट्टी में। और जो आपकी लैटराइट मिट्टी है कृषि के लिए भी उपजाऊ नहीं होती, क्योंकि जो उवर चीज़ें हैं वो तो इसमें से ख़त्म हो जाती है ना ऊंचे तापमान के कारण। इस मिट्टी में आप खाद वगैरह डालकर या उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी पड़ती है, उसके बाद आप खेतीबाड़ी कर सकते हो। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल इन सब में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लैटराइट जो मिट्टी है अधिक उपयुक्त है। मकान बनाने के लिए लैटराइट मिट्टियों का उपयोग ईंट बनाने के लिए भी किया जाता है। इन मिट्टियों का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में भी हुआ है। लैटराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट आती हैं सूक्ष्म मृदाएं। लैटराइट मिट्टी के बाद नेक्स्ट आती है हमारी सूक्ष्म मिट्टी। तो जो सूक्ष्म मिट्टी है इसका रंग लाल रंग से लेकर किशमिशी, जैसे आपकी किशमिश होती है ना उस तरह का रंग होता है। ये सामान्यतः संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों की जो मिट्टियां हैं उसमें नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जा सकता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इस मिट्टी में आपके जो नमी और ह्यूमस कम हो जाते हैं, तभी तो ये सूक्ष्म होएगी। ठीक है, तो इसमें नाम से पता ना, सूक्ष्म यानी सूखी मिट्टी। नेक्स्ट आता है इसमें आपका जो नाइट्रोजन है वो अपर्याप्त और फास्फोरस सामान्य मात्रा में होता है। नीचे की ओर चूने की मात्रा बढ़ते जाने के कारण निचले संस्तरों में कंकड़ों की मात्रा अधिक मिलती है। सूखी मिट्टी में कंकड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कंकड़ मिट्टी के तले वाले संस्तरों में कंकड़ों की परत भी बनने के कारण जो पानी है आपका, पानी का जो रिसाव है वो भी सीमित हो जाता है। पानी का रिसाव सीमित हो जाता है, इसलिए सिंचाई किए जाने पर ही इस मिट्टी में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी उपलब्ध हो पाती है। ये मिट्टियाँ विशिष्ट सूक्ष्म स्थलाकृति जैसे पश्चिमी राजस्थान में अभी लाक्षणिक रूप से विकसित हुई है। ये मृदाएं आपकी अनुवर हैं और इसमें ह्यूमस और जैव पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आती हैं लवण मिट्टियाँ। लवण ऐसी मिट्टियों को ऊसर मिट्टियाँ भी कहते हैं। लवण मृदाओं में आपके सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है और ये आपकी अनुपजाऊ होती है। किसी प्रकार की वनस्पति यहाँ पर नहीं उगती लवण मिट्टी में। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु रहेगी और खराब अपवाह के कारण इसमें लवणों की मात्रा अधिक बढ़ती चली जाती है और ये मिट्टी आपकी शुष्क और अर्धशुष्क और जलाकांत्र क्षेत्रों और अनुपों में भी पाई जाती हैं। मीन्स भाई बिल्कुल अनुपजाऊ मिट्टी है, ऊसर मिट्टी है, आपकी कोई भी वनस्पति नहीं उगेगी। नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, लवण ज़्यादा होते हैं इस प्रकार की मिट्टी में। इसकी रचना बलुई मिट्टी से लेकर
दोमट्टी तक होती है। नाइट्रोजन और चूने की जो मात्रा है बिल्कुल कम पाई जाती है इस प्रकार की मिट्टियों में। भारत में ये मिट्टी पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के जो डेल्टाई एरिया है जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों का जो डेल्टा है, पश्चिमी बंगाल का सुंदरवन जो वन क्षेत्र है, इन सब में आपकी लवण मृदाएं देखने को मिलती हैं। कच्छ के रण में दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आते हैं जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल का पानी जब भर जाता है तो लवण मिट्टियों के विकास को बढ़ावा मिलता है। अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि के क्षेत्रों में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टियां भी लवणीय होती जा रही हैं। शुष्क जलवायु वाली आपकी जो शुष्क जलवायु वाली जो दशाएं हैं उसमें अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है। सूखी जलवायु वाले एरिया में जब हम अत्यधिक सिंचाई कर देते हैं ना, तब केशिका क्रिया हो जाती है। इस केशिका क्रिया में क्या होता है ना, नमक है ना ऊपर की ओर आ जाता है फिर, और आपकी ये लगा लो मिट्टी के ऊपर एक नमकीन सी परत जम जाती है, हल्की हल्की नमक की परत जम जाती है। विशेष रूप से आप पंजाब और हरियाणा में मिट्टी की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। तो जिप्सम भी एक प्रकार की खाद ही होती है, चट्टान से ही प्राप्त होती है जिप्सम। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पर्याप्त मात्रा में अगर हम बात करें, नेक्स्ट आती है हमारी पिटमय मिट्टी। तो पिटमय मिट्टी ये मृदाएं आपकी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों से युक्त उन एरियाज में पाई जाती हैं जहाँ पर वनस्पति अच्छी खासी होती हैं। इन क्षेत्रों में आपके मृत जैव पदार्थ यानी जो मरे हुए पेड़ पौधे और जीव जंतु उनमें बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। और ठीक है, और जो इस मिट्टी को क्या देते हैं, इस मिट्टी को ह्यूमस देंगे, पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। तो आपके इस पिटमय मिट्टी के अंदर जो जैव पदार्थों की मात्रा है 40 से 50% देखने को मिलती है। कितनी? 40 से 50%। और ये मिट्टी आपकी गाढ़े और काले रंग की होती है क्योंकि इसमें जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होगी ना, इस वजह से। और ये मिट्टियाँ अधिकतर बिहार के उत्तरी भागों में, उत्तरांचल के दक्षिण भाग में, पश्चिमी बंगाल के तटीय एरियाज में, उड़ीसा और तमिलनाडु में देखने को मिलती हैं पिटमय मिट्टियाँ। नेक्स्ट आती है हमारी वन मिट्टी। तो अपने नाम के अनुकूल, जैसा इसका नाम है ना, अपने नाम के अनुरूप ये मिट्टियाँ भी आपकी पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही मिलती हैं। इन मिट्टियों का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इसमें आपके परिवर्तन के अनुसार मिट्टियों का गठन और संरचना बदलती रहती है। घाटियों में ये दोमट्टी और पांसू होती हैं, मीन्स ये कुछ दोमट मिट्टी वाले लक्षण भी रखती हैं। और ऊपरी ढालों पर ये मोटे कणों वाली मिट्टी होती हैं। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है और ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली मिट्टियाँ होती हैं, वन मृदाएं। और निचली घाटियों में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो आपकी काफ़ी उपजाऊ होती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मिट्टियाँ हैं उनका गठन, गुण, प्रकृति, फसलों, आपके पौधों, वनस्पति के अंकुरन और वृद्धि, इन सब के लिए अति महत्वपूर्ण है मिट्टी। मृदाएं क्या होती है? मिट्टियाँ एक जीवित तंत्र होती हैं जो किसी भी अन्य प्राणी की तरह विकसित, क्षय और निम्नीकृत होती है। यदि समय पर उनका सही उपचार नहीं किया गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारी वनस्पति के लिए, कृषि के लिए। और सही उपचार किया जाए तो उसमें सुधार भी हो सकता है, जो कि आपकी कई बार मिट्टी उस तंत्र के अन्य घटकों पर भी गहरा प्रभाव डाल देती है। अब इससे पहले मिट्टी तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई, यहाँ पे कुछ मृदा अवकर्षण और मृदा अपरदन है, पर इससे पहले हम थोड़ा मैप देखेंगे, इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में आपको किस प्रकार से मिट्टियाँ हैं भारत में, कौन सी मिट्टी कहाँ पर है। तो भाई सबसे ज़्यादा है हमारी जलोढ़ मिट्टी। तो देखो ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पर तक ऐसे फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक और इधर तक, यहाँ पर पाई जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, भारत में सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी का ही विस्तार पाया जाता है। दूसरे नंबर पर है काली मिट्टी। तो ये जो इतना एरिया है, ठीक है, दक्कन का पठार आ जाता है, मालवा का पठार भी आ जाता है। तो यहाँ पर आपकी काली मिट्टी है जिसका दूसरा नाम रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। वन मिट्टी तो भाई पर्वतीय इलाकों में ही पाई जाएगी। तो ये भारत के जो सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, तो इन राज्यों में आपकी वन मृदा देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आती है लाल और पीली मिट्टी। तो लाल और पीली मिट्टी आपकी ये वाले जो एरियाज हैं यहाँ पर हमारी देखने को मिलती हैं, लाल और पीली मिट्टी। नेक्स्ट आती है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी भाई आपका जैसे पश्चिमी घाट वाला एरिया होगा, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ये हो गया, यहाँ पर हो गया। तो जो तटीय इलाके हैं वहीं पर देखने को मिलती है लेटराइट मिट्टियाँ।
ठीक है। और सूक्ष्म मिट्टी यानी जहाँ पर सूखी होगी, तो सूखी कहाँ, भारत का एकमात्र रेगिस्तान थार मरुस्थल, ठीक है। तो थार डेजर्ट के अंदर ही आपकी सूक्ष्म मिट्टी देखने को मिलती है। तो ये था भाई भारत के अंदर मिट्टियों का प्रकार। तो आप इस मैप को अच्छी तरह से स्टडी कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसमें आता है नेक्स्ट हमारा मृदा अवकर्षण। अभी समझते हैं मृदा अवकर्षण क्या होता है। डिग्रेडेशन, मोटे तौर पर मृदा अवकर्षण को मिट्टी की उर्वरता में हार्श के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी अगर मिट्टी की उर्वरता क्षमता में कमी आती है तो उसे कहते हैं मृदा अवकर्षण। अगर मिट्टी उपजाऊ कम होने लगती है तब उसे कहते हैं मृदा अवकर्षण। इसमें मिट्टी का पोषण स्तर गिर जाता है। अपरदन और दुरुपयोग के कारण मिट्टी की गहराई भी कम हो जाती है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का प्रमुख कारण मृदा अवकर्षण ही है, ठीक है। भारत में अगर मृदा संसाधनों की क्षय की बात करें तो प्रमुख कारण मृदा अवकर्षण है, यानी मिट्टी की उर्वरता में हार्श है। मृदा अवकर्षण की दर भू आकृति, पवनों की गति, वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा मृदा अपरदन। अब मृदा अपरदन की ओर देखें तो भाई मृदा अपरदन का मिट्टी के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। यानी मिट्टी की ऊपरी परत का कट जाना, बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। बहते जल और पवनों की अपरदनात्मक प्रक्रियाएं, मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं साथ साथ घटित हो रही है। सामान्यतः इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन भी बना रहता है, एक लेवल बना रहता है, बेस लेवल, ठीक है। और आधार धरातल से सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी की परत में कणों के जुड़ने की भी होती है। यानी जितने मिट्टी में कण जुड़ेंगे ना उतने ही हटने की भी दर होती है। बट कई बार क्या होता है, प्राकृतिक और मानवीय कारकों से संतुलन बिगड़ जाता है और मिट्टी के अपरदन की यह दर भी बढ़ जाती है। मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियां भी काफ़ी हद तक उत्तरदायी होती हैं। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ भूमि की मांग भी बढ़ने लगती हैं। मानव बस्तियों, कृषि, पशुचारण और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन और अन्य प्राकृतिक वनस्पति साफ कर दी जाती है, ठीक है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए, अपने घर को बसाने के लिए तेजी से प्राकृतिक वनस्पतियों को काट रहा है, जिससे मिट्टी का भी अपरदन तेजी से होता जा रहा है। तो मिट्टी को हटाने, उसका परिवहन कर सकने के गुण के कारण भी पवन और जल मृदा अपरदन के दो शक्तिशाली कारक। यानी पवन क्या करते हैं, अपने साथ मिट्टी को उड़ा ले जाती है, और पानी क्या करता है, अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाता है। तो पवन सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म एरियाज में इसका काम महत्वपूर्ण होता है, इस पवन के द्वारा अपरदन। और भारी वर्षा और खड़ी ढाले वाले प्रदेशों में बहते जल द्वारा अपरदन अधिक होता है। तो जल अपरदन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है। यह भारत के विस्तृत एरियाज में हो रहा है। जल अपरदन दो प्रकार से होता है, दो रूपों में, परत अपरदन और अवनालिका अपरदन। परत अपरदन जब आपकी कोई समतल भूमि है, उस पर आपकी मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो इससे क्या होगा, इससे मिट्टी का जो हटना है ना, मूसलाधार वर्षा यानी बहुत तेजी से पानी बहता है, तो इससे आपकी जो मिट्टी है, मिट्टी की परत ऊपर से आसानी से हटने लगती है, दिखाई भी नहीं देती, किंतु यह अधिक हानिकारक होती है। इससे मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उबर परत हट जाती है, ऊपर वाली। और अवनालिका अपरदन में क्या होता है, ये आपका तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है, खंडित कर देती है, और कृषि के लिए वे टुकड़े अनुपजाऊ हो जाते हैं। जिस एरियाज में आपकी अवनालिकाएं या बीहड़ अधिक मात्रा में, देखो बीहड़ कौन सी रिवर बनाती है, चंबल। कौन सी रिवर बनाती है बीहड़ भाई, चंबल नदी बीहड़ बनाती है। तो अवनालिकाएं यानी नालियों के रूप में पानी बह रहा है, तो बीहड़, इसे उत्खात भूमि सतलाकृति भी कहती है। देखो आगे दे भी दिया इन्होंने। चंबल नदी की द्रोणी में बीहड़ बहुत विस्तृत है और ये तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में भी पाए जाते हैं। देश के लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बीहड़ में परिवर्तित हो रही है। बीहड़ यानी ऐसी नालियां बन जाएंगी जिनके एक पर्टिकुलर एरिया में, जिसमें आप ना तो खेतीबाड़ी कर सकते हो ना कुछ और कर सकते हो। तो मृदा अपरदन भारतीय कृषि के लिए अब एक भयंकर समस्या बन गई है और इसके दुष्परिणाम अन्य एरियाज में भी दिखाई पड़ते हैं। नदी की घाटियों में अपरदित पदार्थों के जमा होने से उनकी जल प्रवाह क्षमता भी घट जाती है। इससे आपकी बाढ़ें भी आती है और कृषि भूमि को क्षति भी पहुँचती है। नेक्स्ट आता है वनोन्मूलन। तो देखते हैं, वनोन्मूलन मिट्टी अपरदन के एक प्रमुख कारणों में से एक है, क्योंकि जो आपकी पौधे की जड़ें होती है ना, वो मिट्टी को बांध के रखती है और अपरदन होने से रोकती है। और पत्तियां और टहनियां, ये आपके मिट्टी में जो ह्यूमस है उसकी मात्रा में वृद्धि करते हैं। जब ये सूख कर गिर जाते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है।
वास्तव में संपूर्ण भारत में वनों का विनाश हुआ है, लेकिन मृदा अपरदन पर इनका प्रभाव केवल भारत के पहाड़ी भागों में अधिक पड़ा है। भारत में सिंचित क्षेत्रों में जो कृषि योग्य भूमि का भी काफ़ी बड़ा भाग अति सिंचाई के प्रभाव से लवणीय होता जा रहा है। यानी अति सिंचाई करोगे तो कौन सी क्रिया होगी? केशिका क्रिया। और इस केशिका क्रिया में क्या होता है? भूमि के ऊपर एक नमक की परत जम जाती है और जिसे कहते हैं मिट्टी का लवणीय हो जाना। तो मिट्टी के निचले जो लेवल्स है उनमें जमा हुआ नमक धरातल के ऊपर आ जाएगा और मिट्टी की उर्वरता को नष्ट कर देगा। रासायनिक उर्वरक भी मिट्टी के लिए हानिकारक है। जब तक मिट्टी को पर्याप्त ह्यूमस नहीं मिलता, रसायन उसे कठोर बना देता है और दीर्घकाल में इसकी उर्वरता घट जाती है। यह समस्या नदी घाटी परियोजना की उन सभी समादेशी क्षेत्रों में अधिक है जो हरित क्रांति के आरंभिक लाभ भोगी थे। अनुमानों के अनुसार भारत की कुल भूमि का लगभग आधा भाग किसी न किसी मात्रा में अवकर्षण से प्रभावित होती है। ठीक है, तो अब इसमें आगे देखते हैं क्या आता है। प्रतिवर्ष भारत में अवकर्षक के जो कारक है लाखों टन मिट्टी और उसके पोषक तत्वों का ह्रास कर रहे हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता पर पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि मिट्टियों के उद्धरण और संरक्षण के लिए कुछ तत्काल उपाय अपनाए जाएं ताकि मिट्टियों को बचाया जा सके। नेक्स्ट आएगा मृदा संरक्षण, यानी मृदा संरक्षण, मिट्टी को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे बचाया जाए। यदि मिट्टी अपरदन और मृदा क्षय मानव द्वारा किया जा रहा है तो मानव द्वारा इसे रोका भी जा सकता है। संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति के लिए अपने नियम हैं। बिना संतुलन बिगाड़े भी प्रकृति मानव को अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के अवसर देती है। और इसमें मिट्टी जो संरक्षण है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाई रखी जाती है, मिट्टी के अपरदन को, उसके क्षय को रोका जाता है और मिट्टी की जो निम्न दशाएं हो चुकी हैं उनको सुधारा जाता है। मृदा अपरदन मूल रूप से जो आपकी दोषपूर्ण पद्धतियां हैं उनके द्वारा बढ़ती है। किसी भी तर्क संगत समाधान के अंतर्गत पहला काम ढालों की कृषि योग्य भूमि पर खेती को रोकना है। जो आपके ढाल योग्य एरियाज है ना, जहाँ पर आपके स्लोप एरिया हैं, तो वहाँ पर कृषि को रोकना है। 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली जो भूमि होती हैं, 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली जो भूमि होती है उसका उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी भूमि पर खेती करना जरूरी भी हो जाए तो उस पर सावधानी से सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करो, ताकि जब भी पानी या बारिश आए या कुछ भी हो तो आपके जो अवनालिकाओं द्वारा एरिया ना कटे। तो भारत के विभिन्न भागों में अति चराई और स्थानांतरित कृषि ने भी भूमि के प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है, जिससे आपके विस्तृत क्षेत्र अपरदन की चपेट में आ गए हैं। ग्रामवासियों ने इसके दुष्परिणामों से अवगत करवा कर इन्हें आपके जो अति चराई और स्थानांतरित कृषि इसको कुछ नियमित और नियंत्रित करना चाहिए। समोच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी और समोच्च रेखीय खेड़ी रात आपके सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करते हो, नियमित वानिकी कर रहे हो, नियंत्रित चराई कर रहे हो, आवरण फसलें उगा रहे हो, मिश्रित खेती कर रहे हो, यानी ये चीज़ों को बदल बदल के बो रहे हो, या सस्यावर्तन के उपचार के कुछ ऐसे तरीके भी है जिनका उपयोग करके हम मिट्टी अपरदन को कम कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके अपनाकर हम मिट्टी अपरदन पर काफ़ी हद तक रोक लगा सकते हैं। अवनालिका अपरदन को रोकने और उसके बनने पर भी नियंत्रण के प्रयत्न किए जाने चाहिए। अंगुली आकार अवनालिकाओं को सीढ़ीदार खेत बनाकर समाप्त किया जा सकता है। जो उंगली आकार की अवनालिकाएं होती हैं, ऐसी नालियां होती हैं, उनमें हम सीढ़ीदार खेत बनाकर उनको खत्म कर सकते हैं और इससे आपकी जो मिट्टी है उसका अपरदन भी फिर नहीं होगा सीढ़ीदार खेती करने से। बड़ी अवनालिकाओं में जल की अपरदनात्मक तीव्रता को कम करने के लिए आपके बांधों की एक श्रृंखला बनानी चाहिए, एक डैम्स बनाने चाहिए, डैमों की एक श्रृंखला बनानी चाहिए, जिससे आपका जो मिट्टी की अपरदन क्षमता है वो कम हो सके। अवनालिकाओं के शीर्ष की ओर फैलाव को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह कार्य अवनालिकाओं को बंद करके सीढ़ीदार खेत बनाकर आवरण वनस्पति का रोपण करके भी किया जा सकता है। सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू की टीलों के प्रसार को वृक्षों की रक्षक मेखला बनाकर, तो हम क्या करेंगे, सूक्ष्म एरियाज में हम वृक्षों की रक्षक मेखला बनाएंगे। और रक्षक मेखला यानी मीन्स आपके पंक्ति में पेड़ लगाए जाएंगे और वन्य कृषि करके भी रोकने के प्रयास किए जाएंगे मिट्टी अपरदन को। कृषि के लिए अनुप्रयुक्त मिट्टी को चारागाहों में बदल देना चाहिए। तो जो जिस मिट्टी में आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते वहाँ पर चारागाह को करना चाहिए।
केंद्रीय सूक्ष्म भूमि अनुसंधान संस्थान ने पश्चिमी राजस्थान में बालू के जो टीले हैं उनको स्थिर करने के भी प्रयोग किए हैं। तो काफ़ी वर्क हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं बनाई। ये योजनाएं जलवायु की दशाओं, भूमि संरूपण, लोगों के सामाजिक बिहेवियर पर आधारित हैं और ये जितने भी आपके प्लान्स हैं ये एक दूसरे से तालमेल बनाए बिना ही चलाई गई हैं। अतः मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय जो भूमि उपयोग की समन्वित योजनाएं ही हो सकती हैं। मीन्स ऐसी योजनाएं लाने ताकि मिट्टी का पूरी तरह मिट्टी को संरक्षित किया जा सके। भूमि का उसकी क्षमता के अनुसार ही वर्गीकरण होना चाहिए। भूमि उपयोग के मानचित्र बनाए जाने चाहिए। भूमि को सर्वथा सही उपयोग लाया जाना चाहिए। मृदा संरक्षण का निर्णायक दायित्व उन लोगों पर होना चाहिए जो उसका उपयोग करते हैं और जो लाभ उठाते हैं। ठीक है, तो ये था भाई आपका मिट्टी चैप्टर आपका। अगर हम बात करें तो आज की क्लास में हमने चैप्टर 6 कंप्लीट पढ़ा है, मिट्टियों को पढ़ा। हमने सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी पढ़ी, उसके बाद हमने काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, सूक्ष्म मिट्टी, लवण मिट्टी, पिटमय मिट्टी और वन मिट्टी। और उसके बाद मृदा अवकर्षण क्या होता है भाई, मिट्टी की उर्वरता में जो हार्श की कमी उसको मृदा अवकर्षण और मृदा अपर्दन, और किस प्रकार हम इस सब चीज़ों को रोक सकते हैं। तो अब आपके लिए ये कुछ क्वेश्चन, तो देखते हैं कौन क्वेश्चन बच्चा, कौन सा स्टूडेंट, कौन सा गाइस इनके जवाब देता है। बिल्कुल राइट। मिट्टी का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ वाला प्रकार बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में रेगर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 भारत में मिट्टी की ऊपरी परत हार्श का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण बताओ भाई भारत के अंदर। और ऑप्शन नंबर 4 भारत के संचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है। तो इन सबको आप इन सबके क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे दोगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब आपका अचीवर्स अकेडमी ऐप पर पीजीटी और नेट की ज्योग्राफी पेड कोर्स अवेलेबल है। जो स्टूडेंट पेड कोर्स लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, नेट लेवल की जियो, पीजीटी लेवल की जियो। पीजीटी लेवल की जियो आपके DSSB, KVS, NVS, आपके जो अदर स्टेट एग्जाम होते हैं, HTET हैं, उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से आप इजीली तैयारी करके अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी आपकी और फिर आप इजीली क्रैक कर जाओगे एग्जाम को। तो फिर मिलेंगे भाई, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। हाँ, बाय बाय।